ठीक है, तो अलग अलग स्पेसिफिक कॉस्ट हमने निकाली सभी सोर्सेज की, और इसके बेस पर फिर हमने इनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट की। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह से निकालते हैं और क्यों निकालते हैं उसको हमें समझना है। ठीक है, तो ये करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं इमेजिनरी, लास्ट टाइम जो मैंने लिया था मैं उसी एग्जांपल को फिर से दे रहा हूँ। ये कुछ सोर्सेज है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ फंड्स। ठीक है, और ये है अपना अमाउंट, जितनी वैल्यू के वो हैं, जितनी जो कह लीजिए कि कॉस्ट की वो वैल्यू में मतलब दे रखी है, बुक में शो की हुई है, और ये हमने उनकी स्पेसिफिक कॉस्ट निकाली है। स्पेसिफिक कॉस्ट का मतलब मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो अलग अलग कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है निकालने के दो तरीके हैं, और उसके लिए जो वेट्स यूज किए जाते हैं वो तीन तरह के वेट्स यूज किए जाते हैं। तो आज इस डिस्कशन में हमें वही समझना है, ठीक है ना, कि इसको करते कैसे हैं। पहले तो दोनों मेथड को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम समझे थे। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स में मैंने चार सोर्सेज लिए, जो बेसिकली चार ब्रॉडली सोर्सेज होते हैं। एक मैंने लिया इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, दूसरा इक्विटी शेयर्स के बाद हम दूसरा ले सकते हैं इसमें रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, इक्विटी शेयर्स देन रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, ये अपने चार सोर्सेज होंगे। ठीक है, अब इन चारों सोर्सेज की जो बुक वैल्यू कह लीजिए, जो इनकी जो वैल्यू जो हमने बुक में शो की हुई है अपनी बैलेंस शीट्स में, वो हमने इमेजिन की। मान लीजिए ये है 40,000 रुपए की, ये है मान लो 10,000 रुपए। ठीक है, इसको हमने ले लिया मान लीजिए 20,000, और इसे हमने ले लिया 30,000। ठीक है, समझने के लिए। और इनकी सबकी कॉस्ट हमें अलग अलग निकालनी। जो कंप्लीट क्वेश्चन होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसमें यही आता है कि पहले हमें सारे सोर्सेज की अलग अलग कॉस्ट निकालनी होती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपने वो कॉस्ट निकालनी सीख ली है और वो आप कॉस्ट निकाल रहे हैं। निकालने के बाद जो वैल्यू है वो हमने लिखी। ठीक है, तो वो परसेंटेज में थी तो मैं इसको इसमें लिख रहा हूँ, जैसे 15% थी तो मैं इसको लिख रहा हूँ 0.15, रिटेन्ड अर्निंग 0.14। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर 0.12, 0.10। हमने अपनी मर्जी से इमेजिन कर लिया। अभी मैं पहले मेथड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड से कैसे करते हैं। ये यहाँ तक फर्स्ट मेथड है, तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कह लीजिए, इसको कॉस्ट निकाल लीजिए, टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, टोटल कॉस्ट। तो 40,000 को 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6,000। 10,000 को 0.14 से मल्टीप्लाई किया 1,400, देन 2,400, और ये हो गया 3,000। ठीक है, अब देखिए इसका टोटल कितना आता है। ये फंड्स जो है उसका टोटल आ रहा है 1 लाख रुपीज, और यहाँ से जो टोटल आ रहा है इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना आ रहा है, 008, 7, 2, 9, 3, 12, 12,800। यानी कि टोटल 1 लाख रुपए फंड्स पर टोटल कॉस्ट है 12,800। तो इसी को मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या सिंपली के आप कह सकते हैं। 12,800 को 1 लाख से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 100, सो 12.8%। ये अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। इसको सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों नहीं कहते। सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि ये जो चार सोर्सेज हैं हमारे, इनकी कॉस्ट का हम सिंपली एवरेज कर ले, 15 + 14 + 12 + 10, और 4 से इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा, उससे ये इस चीज को महत्व नहीं मिलेगा कि अब चाहे इक्विटी कैपिटल वहां 40,000 की रहो चाहे 4 लाख की रहो, डेट वहां पर चाहे 30,000 का रहो, और चाहे मान लीजिए इसे 1 लाख रुपए में मान लो 70,000 रुपए का ओनली डेट होता,
तो तब तो हम इनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे होते, फिर तो हम सिंपली इनकी कॉस्ट है उसी को निकाल रहे होते हैं, उसी के बेस पर एवरेज कर रहे होते हैं। इसलिए सिंपल एवरेज निकालना ठीक नहीं है, वेटेड एवरेज ली जाती है। और वेटेड एवरेज किस तरह से निकालते हैं, आपने कभी जूनियर क्लासेज में पढ़ा होगा। वेटेड एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ये एक्स होता है और ये उसके वेट्स होते हैं, ठीक है, और ये हम कर लेते हैं डब्ल्यू एक्स, ठीक है, फिर सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ जाता है, और इसको सिग्मा ऑफ डब्ल्यू से टोटल वेट से डिवाइड कर लेते हैं। तो जो हमारा एवरेज आता है वो आप कैसे निकालते हैं, सिग्मा ऑफ डब्ल्यू एक्स को डिवाइड कर देते हैं सिग्मा ऑफ डब्ल्यू यानी कि वेट से। गौर से देख के तो हमने वही किया है, हमें एवरेज किसकी निकालनी है, कॉस्ट की। तो एक तरह से कॉस्ट हमारा एक्स है, ठीक है, और ये जो अमाउंट जितने रुपए का हुआ है वो है हमारा डब्ल्यू, तो ये हो गया एक तरह से डब्ल्यू एक्स। और अब ये जो 12,800 आ रहा है ये एक तरह से सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ गया देखा जाए तो, ठीक है। और ये जो वेट्स जो जिससे हम जिस वेट्स का यूज कर रहे थे वो टोटल आ गया सिग्मा ऑफ डब्ल्यू, और हमने सिग्मा डब्ल्यू एक्स को सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने फाइंड आउट करना, ठीक है जी। अच्छा, ये है इसका फर्स्ट मेथड। इसका एक और भी मेथड है, सेकंड मेथड। एक सेकंड मेथड से इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं उसको भी देखते हैं। सेकंड मेथड्स में हम करेंगे इनके सिंपली वेट्स फाइंड आउट करेंगे, इन सब के अलग अलग वेट्स कितने हैं, ठीक है। तो वहां पर मुझे क्या करना है, वहां पर ये कॉस्ट तो लिखी हुई है, ये सेकंड मेथड एक बार नए सिरे से यही समझ लो। हम लिखेंगे यहाँ पर कि के ई, ठीक है, के आर, के टी और के डी, और ये वैल्यू लिख देंगे कितनी, 0.15, 0.14, 0.12, 0.10। फिर हम निकालेंगे वेट्स, ये तो स्पेसिफिक कॉस्ट होगी, फिर निकालेंगे वेट्स। वेट्स कैसे निकालेंगे, वेट्स हो जाएंगे, चार ही वेट हो जाएंगे। इक्विटी का जो वेट है उसको बोलेंगे डब्ल्यू ई, रिटेन्ड अर्निंग के वेट को बोल देंगे डब्ल्यू आर, प्रेफरेंस शेयर्स के वेट को डब्ल्यू पी, और डेट के वेट को डब्ल्यू डी। सिंपली 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 1,00,000 रुपए टोटल में 40,000 रुपए की इक्विटी, तो इसका वेट का मतलब प्रपोर्शन, तो इसका प्रपोर्शन कितना है, 1,00,000 में 40,000 कितना है, 0.40। ऐसे ही 1,00,000 में 10,000 ये है 0.10, 1,00,000 में 20,000 0.20, 1,00,000 में 30,000 0.30। और अब WACC निकालनी है, तो आप क्या करो, के ई मल्टीप्लाई डब्ल्यू ई प्लस के आर मल्टीप्लाई डब्ल्यू आर, ठीक है, प्लस के पी मल्टीप्लाई डब्ल्यू पी, ठीक है, और इसी तरह से के डी मल्टीप्लाई डब्ल्यू डी, ठीक है, प्लस के डी मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू डी, ठीक है। और आप क्या करो, इन सब वेट्स को गुना करना है एक तरह से, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं हम, 0.15 मल्टीप्लाई 0.40 प्लस 0.14 मल्टीप्लाई 0.10 प्लस 0.12 मल्टीप्लाई 0.20 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई 0.30। इनको गुना करिए और टोटल करिए। आप करेंगे ये वैल्यू आएगी 0.128, यानी कि 12.8%। तो सेम आना है मेथड, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, कर आप कैसे भी लीजिए। लेकिन जो फर्स्ट मेथड है वो थोड़ा सा आसान हमारे लिए पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने 1,00,000 रुपए लिया है, तो 1,00,000 में 40,000 0.4 हो जाएगा इजीली, 1,00,000 में 10,000 0.1 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आ रही। लेकिन मान लो ये होते 1,30,000, ये होते 40,000, तो 40,000 को 1,30,000 से डिवाइड करते तो फिर ये वेट्स आते हैं फ्रैक्शंस में, ठीक है ना। तो फ्रैक्शंस थोड़ा सा तंग करते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसलिए हम फर्स्ट मेथड को ज्यादा यूज
कर सकते हैं। तो ये तो पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते कैसे हैं। भाई ऐसे निकालते हैं, ये उसका तरीका है। अब आगे क्या है, आगे ये है कि इसके लिए जो वेट हम यूज कर रहे हैं, ये जो वेट्स हैं जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेट्स। अब ये वेट्स कौन से होने चाहिए, तो इस पर आगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ इस डिस्कशन को शुरू करने के लिए कि टाइप ऑफ वेट्स, 3 तरह के वेट्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। बेसिकली 2 ज्यादा पॉपुलर है। एक होता है बुक वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट्स। दूसरा होता है मार्केट वैल्यू वेट्स, मार्केट वैल्यू वेट्स। और तीसरा होता है भाई मार्जिनल वेट, मार्जिनल वेट्स। अब इसका मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात यह है कि मैं देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वही रहेगी, स्पेसिफिक कॉस्ट तो वही रहेगी जो अभी निकाली है मैंने, जैसे 15, 14, 12 और 10, ये जो हमने इमेजिन की हुई है यही रहेगी। बस देखना ये कि इनको गुना किससे करूं भाई, कौन सा वाला वेट यूज करूं मैं इसके लिए। तो ये जो मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया था, ये बुक वैल्यू वेट का एग्जाम्पल, दिस इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्यों, बुक वैल्यू का मतलब है मेरी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 रुपए की है, रिटेन्ड अर्निंग 10,000 की है, प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 के, लॉन्ग टर्म डेट 30,000 की। ठीक है, तो जब जितने में आपने बुक्स में दिखाया हुआ है आप सिंपली उससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू वेट्स। तरीका यही रहेगा, मेथड यही रहेगा। तो बुक वैल्यू वेट्स तो ये हो ही गया जो मैंने आपको बताया था कि हमारी बुक्स में, हमारी पुस्तकों में ये अमाउंट इतने इतने रुपए का दिखा रखा है। ठीक है, अच्छा अब मैं मार्केट वैल्यू वेट्स पर चल रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ी सी इसमें कुछ और एडजस्टमेंट कर दूं। मैं कह रहा हूँ कि ये 4,000 शेयर हैं भैया, एक शेयर है 10 रुपए का। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स के में मैं लिख देता हूँ समझने के लिए, 200 शेयर है, एक शेयर है भाई 100 रुपए का। इस तरह से 20,000 आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेट में मैंने कहा भैया हमारे 300 डिवेंचर है और एक डिवेंचर है 100 रुपए। अब अगर मैं इन्हीं की मार्केट वैल्यू ले लूं तो ये मार्केट वैल्यू वेट बन जाएगा। तो मार्केट वैल्यू के लिए किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, मार्जिनल वेट्स पर इसके बाद आएंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपसे इंफॉर्मेशन दी, मैंने कहा कि मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, जो हमारी सिक्योरिटीज हैं अलग अलग, उनका मार्केट प्राइस ये है। इक्विटी शेयर मार्केट में 50 रुपए का मिल रहा है भाई। प्रेफरेंस शेयर ये मार्केट में 120 रुपए का मिलता है। और डिवेंचर, जबकि इनके मार्केट प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट फिर भी चलो समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये मार्केट में 110 रुपए का मिल रहा है। तो अब अगर आपको मार्केट वैल्यू वेट चाहिए तो भाई इन सबकी मार्केट वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो अब मैं जरा निकालूं मार्केट वैल्यू, नीचे से शुरू कर रहा हूं मैं। डिवेंचर्स, एक डिवेंचर कितने का है, 100 का, बुक वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और कितने डिवेंचर हैं, 300। तो 300 डिवेंचर 100 का, अगर मार्केट प्राइस लेता हूँ तो एक डिवेंचर मार्केट में है 110 का, तो 33,000 हो जाएगा। तो सिंपली वो जो 10% है उसको आप जो है 30,000 के बजाय 33,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, बस इतना फर्क आना है। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 रुपए की कैपिटल, 200 प्रेफरेंस शेयर्स, एक 100 रुपए का एक, और मार्केट प्राइस हमें पता चल गया 120। तो आप करिए 200 गुना 120। अब मार्केट प्राइस उसका आ गया 24,000। तो जहां 20,000 लिख रहे थे वहां भाई 24,000 का। अब यहाँ पर इक्विटी की बात कर रहा हूँ, आगे कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा क्यों। तो इक्विटी में कितने शेयर्स थे अपने पास, एक मिनट में फिर से देख लूं। 4,000 शेयर, 10 रुपए का एक था, फेस वैल्यू की बात करें तो अब यहाँ 4,000 शेयर हैं और एक शेयर है 50 रुपए का, मार्केट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया भाई कितना, 2 लाख।
हाँ जी, 2 लाख रुपए वैल्यू बन जाती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे कि ये जो इक्विटी शेयर है ये तो ठीक है, हमने इस तरह से वैल्यू निकाल ली, देन व्हाट अबाउट रिटेन्ड अर्निंग? रिटेन्ड अर्निंग क्या करें इसका, इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? ठीक है, अगर देखो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिल्कुल बराबर है, ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि दोनों की 15% है, तब तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो चाहे आप लो या ना लो। लेकिन मैंने इनमें डिफरेंस करके लिया है, मैंने इनमें जानबूझ के थोड़ा सा डिफरेंस लिया है, तो भाई इनमें अगर डिफरेंस मौजूद है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब इनकी जो कॉस्ट है वो अलग अलग आएगी, तो इसलिए इनकी मार्केट वैल्यू उसको भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो इस बारे में आप देखेंगे अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग राय मिलेगी, और ये कंफ्यूज करता है अगर आप इस पर सोचते हैं तो। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको इस तरह से मिलेगा कि भाई इक्विटी शेयर्स हैं कितने के, 40,000 के, और रिटेन्ड अर्निंग है 10,000 रुपए की, तो उसमें ऐसे किया हुआ मिलेगा कि जब इक्विटी की मार्केट प्राइस 2 लाख है, ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, 40,000 की इक्विटी की मार्केट प्राइस तो है 2 लाख, तो इस तरह से 10,000 की रिटेन्ड अर्निंग की मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, 2 लाख डिवाइड बाई 40,000 मल्टीप्लाई 10,000, कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, बट दैट्स रॉन्ग, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है, आप इस तरह से इसको फॉलो ना करें। आप पहले एक बार ठंडे दिमाग से एक चीज सोचिए और फिर मुझे बताइए, जवाब दीजिए कि देखो ये इक्विटी शेयर्स बुक वैल्यू है तो कितने की, मात्र 10 रुपए का है, लेकिन फिर भी आप बाजार से इसको 50 रुपए का खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? आप शायद इसलिए खरीद रहे हो कि आपको इस कंपनी में प्रॉफिट नजर आ रहा है, इसलिए आप 50 रुपए का खरीद रहे हो। ठीक है, इस कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग जो रिजर्व सरप्लस 10,000 है, उसके बजाय मैं लिख देता, मान लो इसकी बैलेंस शीट में कि इसका लॉस चल रहा है अभी 50,000 रुपए, तो अब क्या आपसे मैं कहता कि भाई 10 रुपए का शेयर है 50 में खरीद लो, क्या आप 50 में खरीदते? नहीं खरीदते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसका तो मूल्य 10 रुपए भी नहीं है, 10 रुपए, ये 50,000 रुपए का तो लॉस लेकर चला आ रहा है, 40,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें 50,000 रुपए का लॉस है। ठीक है, तो 10 रुपए का शेयर तो इसकी फेस वैल्यू है, तो इसको 10 में भी नहीं खरीदता। तो अब अगर मैं इसको 50 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ सोच कर खरीद रहा हूँ, और वो ये सोच कर खरीद रहा हूँ कि इसके पास प्रॉफिट मौजूद है। ठीक है, बेशक उतना प्रोपोर्शनेटली नहीं है, लेकिन प्रॉफिट है, इसीलिए 50 रुपए का खरीद रहा हूँ। तो भाई इसलिए एक बात ध्यान रखना, ये काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है तो मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये जो मल्टीप्लाई होकर आता है ना, ये सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये होती है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी में दोनों चीजें शामिल होती है, इक्विटी शेयर भी, और इक्विटी शेयर्स के साथ जो रिटेन्ड अर्निंग है उसके मालिक कौन है, उसके भी इक्विटी होल्डर ही। ठीक है, तो एक तरह से पूरे शेयर होल्डर फंड की मार्केट वैल्यू आती है, ध्यान रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, पूरे की मार्केट वैल्यू एक तरह से निकल कर आती है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था इक्विटी, मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, ये इक्विटी का मतलब। अब आप एक चीज, मतलब इसका जो निचोड़ है इस डिस्कशन का ये कि ये भाई जो 2 लाख रुपए आया है, 4,000 को 50 से गुना किया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4,000 थे, इनको मैंने 50 से गुना किया है, तो जो ये जो 2 लाख रुपए आए हैं, ये अकेले इक्विटी शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू नहीं है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग दोनों की कंबाइंड मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए अब इक्विटी की अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, इक्विटी की इसी को तोड़ कर निकालनी है। तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो 2 लाख रुपए आ गई। अब इसमें से अलग अलग कर दो, इसमें इक्विटी शेयर कितने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, और रिटेन्ड अर्निंग कितने की है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल तो है 40,000 रुपए की, रिटेन्ड अर्निंग है 10,000 रुपए, यानी कि सिंपली इनके बीच में 4:1 का रेशियो है। तो अब इस 2 लाख रुपए को 4:1 में तोड़ दीजिए, तो दोनों की अलग अलग मार्केट वैल्यू निकल आएगी।
ये तब है जरूरत जब उनकी मार्केट, उनके जो कॉस्ट में फर्क है, जैसे ये 15 है और वो 14 है, ठीक है। अगर सेम ही है तो फिर तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, सम ऑफ रेशो 4 और 1 5, तो 1,60,000 रुपया तो ये, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जो है ये 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो इज 5, तो ये हो जाएगी 40। ये बात काम की है और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अक्सर आपको शायद बुक्स में मिलेगी भी नहीं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये आपको जरूर कंफ्यूज करेंगे अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो, ठीक है। तो अब सिंपली मैं मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करते हुए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देता हूँ। यहाँ तरीका वही है, इसमें कोई फर्क नहीं। अब ये मैं बता चुका हूँ आपको, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स और डेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू, अब सबकी मार्केट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 1,60,000, ठीक है। और पोस्ट इसकी 0.15 थी तो वही रहेगी। रिटेन्ड अर्निंग के मैंने निकाली 40,000, पोस्ट इसकी 0.14 थी वही रहेगी। प्रेफरेंस शेयर्स की अभी आपके सामने निकाली हमने 24,000, पोस्ट इसकी 0.12 थी वही रहेंगे। और डेट की हमने निकाली थी अभी 33,000, पोस्ट थी इसकी 0.10, इसको हम नीचे देंगे। टोटल कितना आ गया, टोटल हो गया ये 2,24,000 और प्लस इसमें 33,000 और जोड़ दिया, 2,57,000, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000 को मल्टीप्लाई किया 0.15 से 24,000 आता है भाई। फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपके वेट्स, ये कॉस्ट, ठीक है, एक्स कह सकते हो, और ये डब्ल्यू एक्स। अब 40,000 गुना 0.14 5,600, 24,000 गुना 0.12, 24,000 गुना 0.12 2880, और ये हो जाएंगे भाई 3300, जोड़ लीजिए 2880 प्लस 330 प्लस 5600 प्लस 24,000, तो ये 35,780 आ गया, ठीक है। 35,780 को डिवाइड कर दो भाई 2,57,000 से, मल्टीप्लाई 100 कर देना परसेंटेज के लिए, 13.92 ये इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी। वहां कितनी आती है, वहां 12.8% आ रही थी, ठीक है। सब कुछ वही है, कॉस्ट भी वही है, लेकिन वेट चेंज करने से कॉस्ट चेंज हो गई, ठीक है। जब हम वेट मार्केट वैल्यू वेट्स की डीमेरिट्स को पढ़ेंगे तो हम ये वहां पर ये बात पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों आया, देखो सबसे महंगा सोर्स कौन सा था, इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट ही सबसे ज्यादा थी, ठीक है। और जब हमने मार्केट वैल्यू वेट्स लिया तो आपको पता है मार्केट प्राइस में ज्यादा चेंज किसके में आता है, इक्विटी के में। प्रेफरेंस और डेट के में तो ज्यादा मार्केट प्राइस में चेंज आता ही नहीं है, आपको पता है। तो जब ज्यादा चेंज मार्केट प्राइस में इक्विटी के में आएगा, इक्विटी 10 की बजाय 50 रुपए हो गया, एक तरह से 5 गुना हो गया, तो उसका फैलाव अधिक हो गया, टोटल वैल्यू में इक्विटी का महत्व बढ़ गया, और जब उसका महत्व बढ़ गया तो उसकी कॉस्ट है वो उसको महत्व ज्यादा मिल गया, और इसकी वजह से आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ी हुई आई। ये इसकी एक डीमेरिट्स भी है, ये इसकी एक कमी भी है, ठीक है। चलिए मैं पहले इन दोनों का ये आपके समझ में तो आ ही गया होगा, पहले मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर ही देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तीसरे वेट्स की तरफ, मार्जिनल वेट्स की तरफ, जो क्या है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि बुक वैल्यू वेट, ठीक है, बुक वैल्यू वेट्स वर्सेस मार्केट वैल्यू वेट्स। अब अगर मैं यहाँ लिखने लगूंगा तो टाइम लगेगा ज़्यादा, तो मैं जस्ट फटाफट आपसे डिस्कस करता चलता हूँ। तो अब हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं बुक वैल्यू के बारे में। दोनों में से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, मैं आपको बता दूं।
कि भाई ये लगा दो और उसके बाद इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। तो बुक वैल्यू वेट्स अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके प्लस पॉइंट्स क्या है? प्लस पॉइंट्स मतलब मेरिट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है? देखो, बेनिफिट्स एक तो ये नजर आता है, बुक वैल्यू में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती, ठीक है ना। तो नो मच फ्लक्चुएशन, ठीक है, सर्टेनिटी रहती है। भाई बुक वैल्यू जितनी आज है उतनी कल, तो एक स्थिरता मिल जाती है हमारी कॉस्ट को, ठीक है, हमें एक स्थिर बेस मिल जाता है कि बार बार मार्केट प्राइस तो हर दिन चेंज होता रहता है, तो बार बार वो चेंज नहीं हो, ठीक है, तो एक स्थिरता नजर हमें आती है, ठीक है, तो ये इसका प्लस पॉइंट्स है। फिर सभी को उनकी बुक वैल्यू के हिसाब से ही महत्व मिलता है, ठीक है ना। रीजनेबल इम्पोर्टेंस, रीजनेबल इम्पोर्टेंस, ठीक है, टू ऑल सोर्सेज। ये जो मैं इसके प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, वो ही आपके माइनस पॉइंट्स बन जाएंगे इसके लिए, मार्केट वैल्यू वेट्स के लिए। मार्केट वैल्यू वेट्स में ये कमियां हैं जो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है, अब बार बार चेंज हो रहा है तो बेस भी बार बार बदलता है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस साल कुछ और आ रही है, कल कुछ और आएगी, नेक्स्ट टाइम 6 महीने बाद कुछ और आएगी, ठीक है ना। और सभी को बराबर इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, वहां ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिल जाती है, वहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। फिर इजिली अवेलेबल, ये जो बुक वैल्यू है इजिली अवेलेबल, कहीं आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपकी जो बुक्स में जो रखा हुआ है उसी को ही आप यूज कर लीजिए, ठीक है। फिर जो कैपिटल स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए हम किसको याद ध्यान रखते हैं, बुक वैल्यू को। कैपिटल स्ट्रक्चर को हम आगे पढ़ाएंगे तो वहां पर भी हम बुक वैल्यू को कंसिडर करते हैं, इसलिए बुक वैल्यू को लिया जाना चाहिए, ठीक है ना। ये तो इसके फेवर में बात करते हैं। अब अगेंस्ट की बात करूं मैं, माइनस पॉइंट्स क्या हैं इसके? माइनस पॉइंट्स ये है कि बुक वैल्यू जो आपकी हिस्टोरिकल वैल्यू को दिखाती है, हिस्टोरिकल वैल्यू बताती है इसे, ऐतिहासिक मूल्य, आज इसका मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज की जो प्रेजेंट ये जो है ना, मतलब लिखता हूं, डज नॉट रिप्रेजेंट, डज नॉट रिप्रेजेंट द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, कि आज का जो नया अभी क्या चल रहा है, अभी शेयर कितने का चल रहा है, अभी डिवेंचर कितने का चल रहा है, उस करंट मूल्य को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। ये इसका वीक पॉइंट है, इसलिए हम मार्केट वैल्यू को महत्व देते हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू वाले में ये कमियां हैं, ठीक है। मैं कलर एक बार इसका बदल देता हूँ। अब मैं जो ग्रीन ब्लू पेन से जो मैं कर रहा हूँ वो मैं मार्केट वैल्यू के लिए कर रहा हूँ। मार्केट वैल्यू के लिए ये तो है प्लस पॉइंट, ठीक है, ये वाला तो ये प्लस पॉइंट बन जाएगा, कैसे कि ये करंट इकोनॉमिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट वैल्यू, इसलिए ये अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन कमियां क्या है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, सर्टेनिटी नहीं है, अभी कुछ है कल कुछ और होगा, 6 महीने बाद कुछ और होगा, ठीक है। सभी को रीजनल इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है ज्यादा उतार चढ़ाव किसके में आएगा, इक्विटी शेयर के में आएगा, ठीक है। अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन कहाँ से करोगे, मैंने आपको एक दो बार एग्जांपल भी दिया है। मारुति सुजुकी लिमिटेड का एक शेयर मार्केट बुक वैल्यू कितने की उसकी, 5 रुपए की, मार्केट वैल्यू उसका कितने का है, लगभग 6500-7000 रुपए के आसपास का, ठीक है। और मान लो उसका डिवेंचर हो मान लो 100 रुपए का, समझने वाली बात है, एक बार समझना इसको, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, डिवेंचर चलो मान लो 100 रुपए का है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में 110 का मिल जाएगा, और इससे ज्यादा कितने का होगा, 120 का हो जाएगा, 120 का दूँ, ठीक है, इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। अब सोचो कि ये जो चीज 100 वाली है 120 की हुई, चलो तो रीजनल, ये 5 वाली 6500 की होगी, तो इसकी बुक वैल्यू को अगर मैं मतलब एक तरह से 1300 से गुणा कर रहा हूँ, उसको 1300 टाइम्स कर रहा हूँ, तो इसका मतलब फिर जो है फिर वेटेड एवरेज का फिर महत्व ही क्या रहेगा, फिर तो सारी आप इक्विटी कॉस्ट ही निकालो ना, बस वही आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अनड्यू इम्पोर्टेंस इक्विटी शेयर्स को मिल जाती है,
ठीक है। और दूसरा फिर अब ये इजीली अवेलेबल वाली बात जो है, ये खूबी बुक वैल्यू में है, मार्केट वैल्यू में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगी, लेकिन बार बार क्योंकि चेंज होती रहती है इसलिए हमें समस्या आती है। ठीक है, तो इसलिए इन जनरली वैसे हम बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों को ही साथ साथ यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन जब आपका आता है तो वहां पर भी हम जनरली अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम दोनों ही मेथड से फाइंड आउट करके दिखा देते हैं, बुक वैल्यू से भी और मार्केट वैल्यू से भी। अदरवाइज जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन हो उसको हम फॉलो करते हैं, कुछ नहीं कहा हुआ तो हम दोनों तरीकों से निकालने की कोशिश करते हैं। अब रहेगी तीसरी बात, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल वेट। मार्जिनल वेट्स, कि मार्जिनल वेट्स क्या होता है, मार्जिनल का मतलब क्या है, पहले आप वो अच्छे से समझ लो। ठीक है, पहले मैं अब जरा भी यहाँ फाइनेंस की भाषा में ही बात कर रहा हूँ कि एक कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड। ठीक है, जवाब आपसे ही चाहता हूँ मैं, वैसे अगर आप जवाब देना चाहें तो। अब XYZ लिमिटेड है और उसका एक प्लांट चल रहा है दिल्ली में। ठीक है, उसकी इक्विटी शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग और डेट। ठीक है, इतने इतने रुपए के मैं लिख देता हूँ, वैसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 2 लाख की इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसके मान लीजिए 50,000 रुपए के, रिटेन अर्निंग है मान लीजिए उसके पास 50,000 रुपए की, और लोन है मान लो उसके पास 1 लाख। ये उसका प्लांट है दिल्ली में, वो कंपनी अब रेवाड़ी आ रही है। ठीक है, यहाँ अपने शहर में आ रही है और यहाँ आकर वो एक प्लांट लगाना चाह रही है। अच्छा, उसने पता किया कि कितना पैसा चाहिएगा, उसको पता चला यहाँ जो प्लांट लगाना है उसमें 2,50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसने भी मान लो 1 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर से अरेंज कर लिया। ठीक है, और जो है 50,000 रुपए मान लो उसने अरेंज कर लिए प्रेफरेंस शेयर से। ठीक है, और बाकी 1 लाख रुपए का उसने ले लिया लोन। ठीक है, अब यहाँ ये 2,50,000 रुपए होते हैं। अब मार्जिनल वेट क्या है वो आपको समझ में आएगा जरा, अगर आप मेरी बात ध्यान से समझेंगे तो। अब यहाँ रेवाड़ी में उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ उसकी लागत कितनी आएगी, उसकी पूंजी की लागत कितनी आएगी, क्या उसका दिल्ली से कोई लेना देना होना चाहिए? नहीं, अरे वो तो वहां चल रहा है पहले से। अच्छा, दिल्ली का जो प्लांट जो पहले से चला आ रहा है, जहां आपने 2 और 1 ये 3 4 लाख रुपए लागत लगाई हुई है और आपका काम चल रहा है, ऑलरेडी कॉस्ट आपने निकाली हुई है, मान लो एवरेज 15% कॉस्ट आ रही है। तो अब दिल्ली में जो कॉस्ट लग रही है, ठीक है, रेवाड़ी में जो प्लांट लगाया वो वहां पर लागत बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्या उसका दिल्ली वाले से कोई लेना देना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर आपको यहाँ रेवाड़ी में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, ठीक है, तो अब आपकी इक्विटी शेयर की कॉस्ट मान लो 15% आ रही है। सपोज मैं वही अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ जो मेरा था, 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 14% कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, 12% कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और 10% कॉस्ट ऑफ डेट। रिटेन्ड अर्निंग तो अब यहाँ इस वाले में रेवाड़ी वाले प्लांट में हमने ली ही नहीं, लेते हो तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो आपको वेट्स है वो कौन से लेने चाहिए, तो अब आपको इस दिल्ली वाले वेट से कोई लेना देना नहीं है भाई, पहले से क्या चल रहा था। अब तो मैं सिंपली क्या करूं, इस 15% को मल्टीप्लाई करूं 0.15 से। ठीक है, 50,000 को मल्टीप्लाई करूं, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 0.12 से, 1 लाख को मल्टीप्लाई करूं 0.10 से, और अब ये कॉस्ट में। तो अब आई थिंक आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल वेट्स क्या है। मार्जिनल वेट्स का मतलब ये हो गया कि भाई जब कोई आप नया कोई प्लांट लगा रहे हो, ठीक है, पहले से चलते हुए प्लांट के साथ कोई नया प्लांट आप कहीं और लगा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उसको एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है उस पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। पहले से कितना फंड है हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। केवल जो नया फंड इश्यू हुआ, जैसे 2,50,000 रुपए का नया फंड इश्यू हुआ, और केवल उसी के बेस पर अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल वेट्स बेस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
उसे कहते हैं मार्जिनल वेट्स बेस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मार्जिनल वेट्स पर आधारित है। ठीक है, तो अब तीनों का मतलब समझ में आ गया। बिल्कुल एक लाइन में फिर से रिवाइज करूं, बुक वैल्यू वेट्स का मतलब वो उस मूल्य से मल्टीप्लाई करना जो आपकी बुक्स में, आपकी पुस्तकों में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब अगर इनका मेरे को बुक वैल्यू वेट बनाना हो तो कितना हो जाएगा, 2 लाख ये और 1 लाख ये बुक वैल्यू होगी इसकी 3 लाख, 50 और 50 इसकी वैल्यू होगी 1 लाख, रिटेन अर्निंग होगी 50,000, डेट हो गया 1 और 1 2 लाख। ये है बुक वैल्यू जितने में दिखा रहा है। मार्केट वैल्यू इन सभी की मार्केट प्राइस अगर आप निकाल रहे और उससे मल्टीप्लाई करें तो मार्केट वैल्यू वेट्स। और आप कहें कि पहले वाला छोड़ो जी, सिर्फ जो नया फंड्स रेज किया है सिर्फ उसके बेस पर कॉस्ट निकाल दो, तो ये कहलाता है मार्जिनल वेट्स। सिर्फ जो एडिशनल आपने जो लिया है केवल उसके लिए अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल वेट्स बेस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल काम करती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक या दो स्पेशल केस कुछ एक और है, मैं उनको भी लेना चाहूंगा ताकि एक चीज खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप कॉस्ट ऑफ डेट तो आप समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम समझेंगे। ठीक है, बट उससे पहले अब एक चीज देखो, कॉस्ट ऑफ डेट अब आप निकाल चुके हो। अब कई बार आपसे क्या कह दिया जाता है कि भाई जो डिवेंचर्स है, मान लीजिए कोई, ठीक है, या आपको कोई शेयर्स दे रखा है और कहे कि भाई आज इस पर हम इतना इतना इंटरेस्ट देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो बताओ ये आज कितने में मिलना चाहिए। वैसे तो दिस इज ए पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी और उस पर मैं अलग से करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीज में साथ साथ लगे हाथ बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई डिवेंचर है, ऐसे समझो। ठीक है, और वो 100 रुपए का है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है उसकी, और उसका मान लो 5 इयर्स मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, और जो है मैं आपसे कहता हूँ कि भाई वो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और ये 5वें साल, पहले साल वो हमें ब्याज देगा 15%, दूसरे साल देगा भाई हमें 14%, तीसरे साल भी 14% दे देगा, चौथे वर्ष वो देगा हमें मात्र 13%, 5वें वर्ष देगा हमें 10%। ठीक है, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भैया हमें कम से कम जो है 13% का रिटर्न मिलना चाहिए, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। तो बताओ इस डिवेंचर को मैं कितने रुपए में खरीदूं। ये मुझे वो 150 रुपए में बेच रहा है या 200 में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है, जो भी आप प्राइस ले लीजिए, मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इनको समझने के लिए अब आप यहाँ देखो इस तरह से कि हमने लिया भाई ये आपके पास ईयर्स हैं, ईयर्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब पहले वर्ष आप क्या देंगे, 15 रुपए, ये इंटरेस्ट जो आप दे रहे हैं 15 रुपए। दूसरे वर्ष 14 रुपए देंगे, तीसरे वर्ष 14 रुपए देंगे, चौथे वर्ष 13 रुपए देंगे, 5वें वर्ष 10 रुपए तो ब्याज दोगे और 5वें वर्ष आपको डिवेंचर वापस भी करना पड़ेगा। तो या तो क्वेश्चन में दे रखा हो इसका रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर है, मान लीजिए मैं ऐड कर देता हूँ इसमें कि ये डिवेंचर का रिडम्पशन 5% प्रीमियम पर किया जाएगा, कुछ नहीं कहा जाए तो 100 रुपए के 100 रुपए लौटाए जाएंगे, ये भी समझ लें। तो 100 रुपए 5% प्रीमियम पर 105 रुपए तो ये वापस करोगे, 10 रुपए तुम ब्याज दोगे, तो इसका मतलब कितना दोगे, 115 रुपए आपको वापस करना। ठीक है, अब ये डिवेंचर में कितने में खरीदूं, उसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन पर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू एट 13%। और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस तरह से काम करते हैं मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, टेबल देखना भी मैं आपको सिखा चुका हूँ उसके बारे में। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स हमने कई बार इसको यूज किया है। ठीक है, 13% के रेट पर आप पी फैक्टर टेबल पर जाएंगे, उसको ओपन करेंगे। ठीक है, और उसके बेस पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपकी पी फैक्टर टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। इसमें देखिए 13% पर प्रेजेंट वैल्यूज कितनी आती है,
ये देखिए ये वैल्यूज आप देख पा रहे होंगे 0.885, 783, 693, 613 और 543। ठीक है, मैं एक बार इनको नोट कर लूँ। दीज आर 0.885, 783, 693, ठीक है, 613 और 543। ठीक है, मैं इनको लिख देता हूँ यहाँ। These are 0.885, 0.783, 0.693, 0.613 और 0.543। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 15 मल्टीप्लाई 0.885 की वैल्यू आती है भाई 13.275। फिर 14 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 0.783 से, ये वैल्यू आती है 10.962। ओके सर। म्यूट हो जाइए बेटा, म्यूट हो जाइए। 10.962। ठीक है, फिर इसी तरह से 14 को मल्टीप्लाई करो 0.693 से, 9.702। 13 को मल्टीप्लाई करो 0.613 से, 7.969 और 115 को मल्टीप्लाई करो 0.543 से, ये हो जाएगा 62.445 और ये टोटल करना चाहिए 62.445, 9.707 प्लस 7.969 प्लस 10.962 प्लस 13.275, ये टोटल किया मैंने। ये वैल्यू आती है 104.358। तो भाई आज इस डिवेंचर का खरीदने के लिए उचित मूल्य है 104। ठीक है, अब अगर आपको ये कोई 100 रुपए में दे रहा है, 102 में दे रहा है, इवन 104 तक भी दे रहा है तो ले लीजिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा दे रहा है, अगर आपको 120 रुपए का बेच रहा है, 125 का बेच रहा है, तो उसको मत खरीदिए। ठीक है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का। ठीक है, और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, मैं अभी करवा भी रहा हूँ एक्सपोजेंट उन चीजों को। ठीक है, लेकिन अब ये क्योंकि बेस्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ही है, इसलिए अगर आपका कई बार क्वेश्चन आ जाए तो आपको भी ये आना चाहिए। तो इस तरह से हम वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना, अपनी एक्सपेक्टेशन के बेस पर। ठीक है, ठीक इसी तरह से कई बार वैल्यूएशन करने के लिए आ जाता है अपने पास इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, यहाँ पर हमारी ग्रोथ रेट सेम नहीं होती, वहां पर क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर भी कोई एक वैसी इमेजिनरी से एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि कोई कंपनी है, उसके इक्विटी शेयर हैं। ठीक है, और उन इक्विटी शेयर्स पर हमने लास्ट टाइम 10 रुपए डिविडेंड दिए। अब हम कह रहे हैं कि भाई 3 साल तक तो डिविडेंड की ग्रोथ रेट जो है ना, 3 इयर्स तक तो डिविडेंड की ग्रोथ रेट रहेगी भाई 18%, और उसके बाद ये ग्रोथ रेट फॉर एवर हो जाएगी 10%। ठीक है, अच्छा मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मैं जो अर्न करना चाहता हूँ KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जिसको आप कह सकते हो, वो है मेरी है 15%, 15% अर्न करना चाहता हूँ। तो बताओ ये शेयर्स कितने रुपए के मिलने चाहिए। अब इसको आप कैसे करेंगे। तो देखिए आपको पता है मार्केट प्राइस होता है किसी भी इक्विटी शेयर्स का, जो आपने अभी पढ़ा, डिविडेंड। ठीक है, MP0 आज का प्राइस ये तो D1 एक साल बाद का डिविडेंड डिवाइड बाई KE माइनस G। ठीक है, ऐसे ही आपको बताया भी था हमने, अगर MP1 चाहिए एक साल बाद मार्केट प्राइस तो D2 KE माइनस G एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि ये जो G है ना, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। ये G बार बार बदलनी नहीं चाहिए, बदलने वाली G के साथ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब हमें समस्या क्या आ गई
कि पहले 3 साल तक जो जी है वो तो है 18%, और उसके बाद जो जी है वो कांस्टेंट हो रही है, फिर है वो 10%। यानी कि 3 साल बाद तो फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन आज नहीं लग सकेगा। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, एक बार जरा टाइम लाइन को देखो अपने को। ये आज 0 पीरियड है, इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, 1, 2, 3, और इसके बाद आगे आने वाले जितने भी साल जो भी डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। जो मार्केट प्राइस होता है एक्चुअल में, वो जो फ्यूचर में जितने भी डिविडेंड मिलते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू के जोड़ के बराबर होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी डिवेंचर का, किसी भी शेयर का बल्कि कह लीजिए, तो जो फ्यूचर में जो कुछ उससे मिलने वाले रिवार्ड है उनके प्रेजेंट वैल्यू के जोड़ के बराबर होता है। तो आगे कितने डिविडेंड मिलेंगे, तो 3 साल बाद तो हम फॉर्मूला भी लगा देंगे यहाँ, MP3 मार्केट प्राइस 3 साल बाद। उसके लिए डिविडेंड चाहिएगा मुझे D4 डिवाइड बाई KE माइनस जी, ठीक है। लेकिन समस्या ये कि इन 3 साल क्या करें, इन पहले 3 साल जब तक डिविडेंड नहीं मिल रहा तब तक का जो है डिविडेंड कैसे, तब तक की उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है, आप डिविडेंड्स निकालेंगे। मैं अलग नीचे करता हूँ इसको। तो D1, D2, D3, 3 साल डिविडेंड कितना मिलेगा? पहले साल, अभी पिछले साल आपने 10 रुपए दिया है, D0 में 10 रुपए लिया था, ये देखिए आप देख भी पा रहे हैं 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए डिविडेंड मैंने लिया था। तो अब 1 साल बाद जो है कितना बढ़ेगा, वो जी कितनी है 18%, 1 प्लस 0.18, ठीक है, 18% जोड़ दो, मतलब 10 में 18% जोड़ दो, 10 प्लस 18% मैंने किया 11.8 आ गया। अब अगला 11.8, ठीक है, इसमें फिर से 18% जोड़ दो 0.18, इसमें फिर से मैंने 18% जोड़ा, तो ये आ गया भाई 13.924। फिर 13.924 है, इसमें फिर से 18% जोड़ दो, प्लस फिर से 18% किया मैंने, ये आ गया 16.438। ये तो 3 वर्षों के डिविडेंड आ गए। चौथे वर्ष का चाहिए अगर आपको चाहिएगा, क्योंकि यहाँ आकर तो वहाँ चौथे वर्ष डिविडेंड कितना होगा 16.43 में। अब ग्रोथ रेट होगी है कितनी 10%, इसके बाद ग्रोथ रेट 10% चलेगी, तो 1 प्लस 0.10, तो इसमें 10% ऐड कर दो, तो ये वैल्यू बन जाएगी 18.073। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले 3 वर्ष जो डिविडेंड मिलेगा उनकी प्रेजेंट वैल्यू तो कैसे निकाल लोगे भाई, डिविडेंड रहे और पी फैक्टर निकाल लो। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है 15%, 15% की रेट पर ये टेबल खुली हुई है ही ओपन आपके सामने, ये 15% पर है 870756 ठीक है, 870756 और 658। ये अपनी जो वैल्यू आ रही थी, यस, तो यहाँ इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो हमने फाइंड आउट किए थे उनके सामने। एक मिनट, दीज वर आवर वैल्यूज, ठीक है। और अब क्या करना है इसमें, यहाँ जो वैल्यूज आ रही थी 0.870, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था 756 और 658, 756 और 658, ठीक है, मल्टीप्लाई करो और इसका टोटल कर लो, कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा भाई 11.8 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.870, ये आता है भाई 10.266, फिर है भाई 13.924 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.756 से, ये आता है भाई 10.526,
नेक्स्ट है 16.43 मल्टीप्लाई किया मैंने 0.658 से, ये आता है 10.811। अब मैं इनको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 10.266 प्लस 10.526 प्लस 10.811, इट कम्स 31.608। उसी डिबेंचर की तरह मैं अब आपसे बात करूं, डिबेंचर का तो लाइफ सिर्फ 5 साल था, तो हमने कहा कि 5 सालों में जितना जो कुछ मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, लेकिन इक्विटी शेयर्स का लाइफ अनलिमिटेड है, तो अब इसमें से 3 वर्षों तक जो मिलेगा उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाल ली, लेकिन अब चौथे वर्ष से जो मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। हम करेंगे भाई MP3, 3 वर्ष बाद मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, D4 KE माइनस G। ये फॉर्मूला ये कहता है कि G कांस्टेंट होनी चाहिए तब लग सकता हूँ मैं, तो ठीक है। अब आगे से हमारी G हो जाएगी कांस्टेंट, तो D4 हमने अभी फाइंड आउट किया ही था, D4 मैंने निकाला था, D4 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, हम दोबारा कर लेते हैं 18.073, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं 18.073, ये हमारा D4 है। बस 1 मिनट का और बच रहा है, 18.073 और डिवाइड बाई KE 0.15, 15% माइनस G 0.10, तो 18.073 को अब आप डिवाइड कर दो, 18.073 को डिवाइड कर दो 0.05 से, ये वैल्यू आती है 361.46। मतलब भाई 3 वर्ष के बाद जितने डिविडेंड मिलेंगे उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू 361 रुपए होगी, लेकिन आज नहीं, 3 साल बाद। यूँ समझ लो हम 3 साल बाद खड़े हुए हैं, हम 2021, 2022, 2023 में 23 में अगर हम हैं तो वो शेयर 361 रुपए का मिल रहा होगा। आज कितने का मिल रहा होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। आज का मूल्य मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू 361.46 को मल्टीप्लाई कर दो, जो पीवी फैक्टर है 0.658 से, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया मैंने 0.658 से, ये वैल्यू आती है 237.8। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि भाई जो कुछ भी तुम्हें खरीदना है, शेयर, डिवेंचर वगैरह, उसकी वैल्यू आज कितनी दो, आज उसका प्राइस कितना दो, जितना फ्यूचर में जो कुछ सब कुछ मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू दो। तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, इसमें अगले 3 साल जो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो है ये वाली, 3 साल, अगले 3 साल जो मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड की है, तो मैंने निकाली 31.603, और 3 साल के बाद जो कुछ भी मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 237.8 होगी। तो इन सब का टोटल अगर मैं करूँ, 3 साल ये जो मिलेगा और इससे आगे जो मिलेगा उसका टोटल कितना आता है, 31.603 प्लस 237.8, दैट कम्स 269.403। तो 269 रुपए, यानी कि लगभग 270 रुपए का ये शेयर है। आज इसका मूल्य 270 रुपए होना चाहिए। 270 रुपए तक में अगर कोई मेरे को बेच रहा है, 250 का बेच रहा है तो मैं इसको खरीदूंगा, इससे ज्यादा का बेच रहा है तो मेरे लिए महंगा है, फिर मुझे नहीं खरीदना चाहिए। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, वहां पर हम पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी क्योंकि आ जाते हैं कई बार, इसलिए मैंने आपको वहां पे भी बता दिया, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिस इसकी आप वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी के टाइम पर करें, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी तरफ से कंप्लीट है, इस पर एक हम लेक्चर और रखेंगे, उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के आते हैं उन क्वेश्चंस पर और काम करेंगे, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है जी। और कोई डाउट्स रहा तो नेक्स्ट क्लास में